Today we discuss about electric field। हमने क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी किया है। हम जानते हैं किसी भी मैसिव बॉडी स्पेस में किसी भी पॉइंट पर है तो उस बॉडी के अराउंड जो एक एरिया होता है उस एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी जो बॉडी के अराउंड एरिया है जिसमें ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसी एरिया को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी है। अगर किसी स्पेस में एक पॉइंट पर चार्ज Q रखा हो, ये चार्ज Q कैपिटल Q, और ये मान लो कि ओरिजिन पॉइंट O पर रखा है, तो ये चार्ज अपने नियर बाय एरिया में विदाउट एनी कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे चार्ज पर लगाता है। उसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। सपोज मान लो कि यहाँ कोई दूसरा चार्ज है स्मॉल q, ये P पॉइंट पर है, P पॉइंट पर स्मॉल q चार्ज है और ये डिस्टेंस ये चार्ज से यहाँ तक यानी कि ये ओरिजिन पर है, ये डिस्टेंस OP, उसे मैं वेक्टर R से डिनोट कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये स्मॉल q चार्ज पर ये कैपिटल Q चार्ज फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर हम ये चार्ज यहाँ से रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये चार्ज रखते ही यहाँ उन पर फोर्स लगता है। तो ऐसे में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का नोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ चार्ज रखते हैं तो उन पर यह कैपिटल Q चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, कूलम फोर्स लगाता है। अगर ये चार्ज रिमूव कर देते हैं तो यहाँ कोई फोर्स नहीं होता। तो ऐसे में अगर यहाँ चार्ज एब्सेंट है तो कोई फोर्स नहीं है तो कुछ तो होगा ही। इसलिए अर्ली साइंटिस्टों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ऐड किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है कि किसी भी जो चार्ज है, यहाँ कैपिटल Q चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर और उनकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस का फंक्शन है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनी लोकेशन पर, एनी पोजीशन वेक्टर R पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये किसी भी चार्ज के नियर बाय किसी भी पॉइंट पर जो वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, उसी नियर बाय एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। अगर यहाँ स्मॉल q चार्ज रखा जाए तो ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स Fr इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन R² R कैप, ये भी ये डायरेक्शन में होगा। सॉरी, मैं यहाँ 1/4πε0 लिखना गलती से भूल गया हूँ। तो अगर ये इक्वेशन को देखें और ये इक्वेशन को देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fr इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R² R कैप, और ये Q को मैं डिफरेंट लिख देता हूँ। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ERQ। ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वल टू Fr अपॉन Q। ये इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है
और ये कूलम यानी कि न्यूटन कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन कूलम इनवर्स। आइए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इम्पोर्टेंट रिमार्क्स की डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डिस्टेंस का फंक्शन इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू। अगर ये इक्वेशन में हम ये चार्ज क्यू की वैल्यू 1 यूनिट ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी चार्ज के लिए हमने यहाँ एग्जांपल में कैपिटल क्यू चार्ज कंसीडर किया है। कैपिटल क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये नियर बाई एरिया में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और ये कैपिटल क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है उसे सोर्स चार्ज बोला जाता है, सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का स्टडी करते हैं उसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव लिया जाता है डिफाइन करने के लिए। और ये अगर हम एज पॉसिबल स्मॉल ले लें तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं लिमिट Q टेंड्स टू 0 एफ आर अपॉन Q। ये इक्वेशन बताता है कि अगर Q टेंड्स टू 0 है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स निग्लिजिबली स्मॉल होगा, लेकिन ये रेशियो एफ अपॉन Q फाइनाइट होगा और ये रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक बात खास ध्यान में रखने की है कि जो सोर्स चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, जिनके नियर बाई एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी चार्ज को रेस्ट एज्यूम किया जाता है और हम किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये क्यू चार्ज है जो सोर्स चार्ज, वो किसी अनडिफाइंड फोर्स से अनस्पेसिफाइड फोर्स से वो रेस्ट में रहता है। और ऐसा हम सिंपली समझ सकते हैं। मान लो कि किसी मेटल स्फीयर हो या प्लानर शीट हो तो ऐसे केस में जो भी चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो अपने स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पर किसी भी लोकेशन पर रेस्ट में होते हैं। और बाद में हम ये टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये टेस्ट चार्ज को 1 यूनिट माना जाए, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उन पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोजीशन वेक्टर r का फंक्शन है यानी कि r पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज पर लगता है ये q के प्रोपोर्शन में है, इसलिए ये रेशियो एफ अपॉन Q से इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये टेस्ट चार्ज Q से इंडिपेंडेंट होता है और ये सिर्फ पोजीशन लोकेशन पर डिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है वो ये सब जगह हो गए और वे कौन सी जगह पर कौन से लोकेशन पर कितना होगा ये कैपिटल Q चार्ज से उसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है उन पर डिपेंडेंट करता है। यानी कि ये सोर्स चार्ज Q के अराउंड सभी 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सभी लोकेशन पर सभी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करता है और उनकी वैल्यू उनकी लोकेशन पर यानी कि सोर्स से उनका डिस्टेंस कितना है उन पर डिपेंड करती है। लेकिन ये पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा गया है उनसे वो इंडिपेंडेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है, ऐसे यहाँ फिगर में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होता है। हम जानते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज Q से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो डिस्टेंस यानी कि जो पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं उसी पॉइंट का लोकेशन पर डिपेंडेंट है। और ऐसा होने से अगर हम किसी ये सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और अगर हम ये पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ टेस्ट चार्ज Q रखा है और ये डिस्टेंस अगर R है, तो ये R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कैपिटल Q कितना फोर्स लगाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। और अगर ये डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी कि हम ये पॉइंट की बात करेंगे, अगर यहाँ पे डिस्टेंस R है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये Q को सेंटर मान के ऐसे हम एक स्फीयर ड्रॉ कर दे, एक सर्कल ड्रॉ कर दे, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक स्फीयर, तो ये सभी पॉइंट पर किसी भी टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्फीरिकल सिमेट्री है। आइए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में सिस्टम ऑफ चार्जेस के टोटल नेट फोर्स के बारे में बात की। हम जानते हैं कि ऐसे केस में कूलम्ब फोर्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। सेम टू सेम यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हमने एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के बारे में बात की, ऐसे ही कूलम्ब के लॉ का यूज करके सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए जाते हैं, और ऐसा करते समय दूसरे सभी चार्ज की इफ़ेक्ट को इग्नोर किया जाता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बाद में यह सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम लिया जाता है। आइए अब हम एक एग्जांपल से यह समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ किसी सोर्स चार्ज Q1 रखा है और यहाँ हमने कोई पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा है। यहाँ ये टेस्ट चार्ज बहुत निग्लिजिबल स्मॉल है, और मान लो कि ये Q है और ये पॉइंट P, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम R1P मान लेते हैं, ये डिस्टेंस। तो ये Q1 है जो हमारा सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा बड़ा सा चार्ज। तो ये ऐसे ये टेस्ट चार्ज पर यह डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये डायरेक्शन को हम, ये पोजीशन वेक्टर को हम R1P बोल देते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसे हम E1 बोल देते हैं। ये पोजीशन का फंक्शन है डिस्टेंस का। E1 R इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1/R1P, ये डिस्टेंस और डायरेक्शन R1P। ऐसे मान लो कि यहाँ कोई दूसरा चार्ज है Q2, ये Q2 भी ये चार्ज पर फोर्स लगाता है, और ऐसे उनका फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड गिनने के लिए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2R बोल देते हैं, और ये होगा 1/4πε0 Q2, और उनके ये डिस्टेंस को हम R2P बोल देते हैं। सॉरी, ये डिस्टेंस R2P स्क्वायर और उनकी डायरेक्शन R2P। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय हमने ये Q1 की इफ़ेक्ट को इग्नोर किया है, और ऐसे ही सो ऑन यहाँ Q3 चार्ज होगा, Q4 एंड सो ऑन Qn चार्ज होगा। तो सभी ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे E1, E2, E3, E4, और बाद में उन सभी का वेक्टर सम लिया जाता है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट P पर ER इज इक्वल टू E1R प्लस E2R प्लस E3R, ये सभी के सभी वेक्टर है, और पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके उनका वेक्टर एडिशन किया जाता है।
ऐसे में कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ ऐसे E1R प्लस E2R प्लस सो ऑन ENR, ये सभी के सभी वेक्टर है। और कूलम्ब्स का लॉ का यूज करके ये पहले सोर्स चार्ज Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पॉइंट P पर, ये डिस्टेंस को हमने R1P माना है, डायरेक्शन R1P यूनिट वेक्टर। और ये E2 यानी कि 1/4πε0 Q2 R2P स्क्वेयर R2P की डायरेक्शन में, एंड सो ऑन 1/4πε0 QN RNP स्क्वेयर RNP की डायरेक्शन में। अगर मैं ये 1/4πε0 को कॉमन ले लूँ और मैं सिग्मा नोटेशन का यूज करके लिखूँ तो भी ऐसे लिख सकता हूँ। I = होगा 1 से N QI अपॉन RIP यूनिट वेक्टर। ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर हम I की वैल्यू 1 ले लें तो पहला टर्म मिलेगा, 2 ले ले तो दूसरा टर्म मिलेगा, 3 ले ले एंड सो ऑन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कूलम्ब्स का लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ये प्रैक्टिकली मेजरेबल क्वांटिटी है ये भी फोर्स ही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक फोर्स को भी जानने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का ही बात करनी पड़ती है, यानी कि फोर्स डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी है और वो हम कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो सीधा से हमें लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लगता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में उनकी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ डील करते हैं तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये टेस्ट चार्ज Q है, कैपिटल Q। ये टेस्ट चार्ज कैपिटल Q है, ये वैक्यूम में रखा गया है और ये उनसे मानो कि ये बहुत दूरी पर ये दूसरा चार्ज है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेस्ट में सभी चार्ज है ऐसा कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की बात करते हैं यानी कि यह चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो ऐसे केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मान लो कि यह चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज Q है ये वेलोसिटी v से ये सोर्स चार्ज Q की डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज पहले यहाँ थे, बाद में ये मोशन करके मान लो कि यहाँ आ गया, तो ये कैपिटल Q जो चार्ज है ये उन पर कूलम्ब फोर्स लगाएगा, यहाँ कूलम्ब फोर्स लगाएगा। और ये हम कूलम्ब्स का लॉ का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी भी सिग्नल, किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी फोर्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से तो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड है, उससे ज़्यादा स्पीड तो हो नहीं सकती। तो अगर ये दोनों चार्ज के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये कैपिटल Q चार्ज के कारण ये स्मॉल q चार्ज पर जो फोर्स लगा, ये फोर्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुँचेगा और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये टाइम के बीच में ये चार्ज पर कोई फोर्स नहीं होगा, हमें पहली नज़र से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये चार्ज कहीं भी हो, लेकिन ये कैपिटल Q चार्ज उन पर फोर्स तो लगाता है। तो ऐसे में हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड के नोशन का यूज करना पड़ता है और हमें ऐसा बोलना पड़ता है कि ये टेस्ट चार्ज यहाँ हो या ना हो, लेकिन ये सोर्स चार्ज उनके नियर बाय एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जनरेट कर चुका होता है और उनके एरिया में अगर ये कोई नया चार्ज, दूसरा चार्ज एंटर हो तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है। और हम आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐसे बोलते हैं कि कोई भी चार्ज हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं और सारे नियर बाय एरिया में प्रोपोगेट होते हैं और उसी एरिया में कोई भी दूसरा चार्ज हो उन पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है उनका फोर्स लगता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कोई मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड दोनों रियल एंटिटी है। ये फील्ड का कंसेप्ट फैराडे ने ऐड किया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये सारे के सारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स और फिजिक्स में ये फील्ड का कंसेप्ट सेंट्रल है।